अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस आई एम बैक। हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं मैं वापस आ गया हूँ पाकिस्तानी ड्रामास का जो वीकली रिव्यू मैं करता हूँ उसके साथ। और विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम मूव करते हैं हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामास की मैं लिस्ट बनाता हूँ, यानी टॉप 7 ड्रामास ऑफ द वीक, उसकी तरफ। और शुरू करते हैं और देखते हैं कि 7वें नंबर पे कौन सा ड्रामा है। 7वें नंबर पे जैसे आपने देखा नया ड्रामा है बेरुखी। हाँ जी, बेरुखी नया ड्रामा शुरू हुआ है। और ये 7वें नंबर पे क्यों है, इसकी वजह ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये है कि इट डिड नॉट इम्प्रेस मी एट ऑल। बिल्कुल भी जो है वो मुझे इसने इम्प्रेस नहीं किया। कहानी पहली की जो शुरू हुई, इसमें बहुत सारे जो किरदार जो हैं वो उसने इंट्रोड्यूस जो है वो तेज़ी से जो है वो करवाने की कोशिश की गई, दो एक साथ जो है वो चली। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक बॉस नुमा चीज़ है वो आती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक औरत जो एक लड़की जो है उसको पहले लेके आया गया होता है। खुदकुशी का केस है, उसका जो है वो बाप जो है वो रो रहा है और बॉस आकर ये कहता है कि मैं इसका सारा खर्चा वर्चा दूंगा। और बाद में पता चलता है कि वो बॉस जो है वो इस लड़की को जो है बहला फुसलाकर इसका जिस्मानी फ़ायदा उठा रहा था, इसे शादी करने के वादे कर रहा था। और जब उसने मना कर दिया तो उस लड़की ने खुदकुशी की। नहायत ही फजूल और बोंगा सिंह था। ऐसे लोग जो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, सबसे पहले तो वो खुद हॉस्पिटल क्यों जाएगा इन्होंने अपने दलाल किस्म के लोग रखे हुए होते हैं जो ब्रोकर का काम करते हैं, लड़की और बंदे। और उसके बाद उन्होंने सारे काम उसके थ्रू जो है वो करवाने होते हैं। कोई भी बंदा खुद जो है कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन ड्रामे के पहले सीन ने मुझे बता दिया कि ड्रामा जो है वो इसमें कोई दम खम बिल्कुल नहीं है। ड्रामे में बहुत सारे जो हैं वो अदाकार हैं, बहुत सारे किरदार जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद हीरो और हीरोइन की एंट्री भी बहुत ही अजीब तरीके से जो है होती है। हीरो की एंट्री तो फिर भी अब थोड़ी बहुत कबूल कर लेते हो, इर्तज़ा हीरो का नाम है और जिसको बहुत ही अमीर जो है वो दिखाया गया है। और वो तीरंदाजी जो है वो सीख रहा है, शूटिंग जिसे कहते हैं वो सीख रहा है। और वो जो है वहाँ पर जाता है और तीरंदाजी जो करता है बड़े ही फिल्मी अंदाज में वो सारी ये चीज़ें करता है उसकी जब एंट्री होती है। और हीरोइन की एंट्री, हाँ जी, हीरोइन की एंट्री नहायत ही फजूल और बेहुदा थी। 1980 और 90 की दहाई में जो फिल्में बनती थी इंडियन और पाकिस्तानी, उसमें हीरोइन की एंट्री बिल्कुल ऐसी होती थी। हीरोइन की एंट्री क्या है, हीरोइन थप्पड़ मारती है एक बहुत डिसेंट लुकिंग और बेचारे जो है वो क्लास फेलो पर। उसका कसूर क्या है, वो कहती है तुम कौन होते हो लड़की को उसके लिबास पे जज करने वाले, उल्लू की पट्टी, तुम कौन होती हो किसी को थप्पड़ मारने वाली, तुम कौन हो। यानी कि तुमने मर्द के चेहरे पे थप्पड़ मारा है, लड़के के चेहरे पे थप्पड़ मारा है, तुम जेल जा सकती हो। और इसको कुछ भी नहीं दिखाया गया। हमारे ड्रामास में आजकल थप्पड़ों की बरसात जो है वो की जा रही है और हर ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि हर कोई हर किसी को जो है वो थप्पड़ मार रहा है, जैसे कोई थप्पड़ मारना कोई चीज़ ही नहीं है। ये सबसे बड़ी इंसल्ट होती है इंसान के चेहरे पे थप्पड़ मारना। नहायत ही फजूल किस्म के एक्सप्रेशंस थे। हिब्बा बुखारी उन खातून का नाम है जो कि लड़की नजर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरा जो है बिल्कुल 30 से ऊपर की खातून जो है वो बताता है। पता नहीं इनकी उम्र कितनी है। और ये मैंने इनको अभी रिसेंट जो है वो ड्रामों में देखा है ना। मैंने इनके पहले कुछ ड्रामास जो देखे हुए हैं, बल्कि ड्रामास के सीन्स देखे हुए, दीवानगी में भी ये थी और मुझे बिल्कुल भी इनकी अदाकारी ने इम्प्रेस नहीं किया। और सेम ये चीज़ यहीं पर जो है इस ड्रामे में भी हुई। उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इर्तिज़ा का घराना का, जो बहुत बड़े बंगले में रहता है और उसकी वालदा माजिदा जो है वो है लग रहा है कि साजिशी किस्म की खातून है, क्योंकि बिल्कुल आपको जो है वो ये नहीं समझ आती कि वो किरदार जो है किस तरह का, उसको अनफोल्ड जो है बाद में करेंगे। उसके बाप को जो है वो इर्तिज़ा के बाप को जो है, या उसका वो बाप नहीं है, ये भी अनफोल्ड होगा भी। उसको हार्ट अटैक होता है और उसको हॉस्पिटल जो है वो रश करते हैं, यानी लेकर जाते हैं। और ये जो खातून है उनकी वाइफ जो है वो भी जाती है और उनका बिहेवियर जो है वहाँ पर बहुत अजीब सा है। मरते मरते दौरे को दौरान जब उसका शौहर इर्तिज़ा का नाम लेता है तो कहती है आप इर्तिज़ा का नाम ले रहे हैं, यानी ये चीज़ें सारी अभी खुलने वाली हैं। उसके बाद दो सबीन का ख़ानदान दिखाया जाता है। वो दो भाइयों की कहानी जो है वो सुनाई गई है। सबीन जिसका वालिद है, जिसकी वालदा है, जिसका भाई है और वो खुद है। और उसके बाद उसके चचा जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर जो है दिखाए गए हैं। ये लोग जो है इनका अव्वल तो घरों की सिलेक्शन उन्होंने बहुत अजीब तरीके से की हुई है। सबीन का घर जो है उसकी माँ
कपड़े सीती है लोगों की, भाई जो है वो पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका घर जो है लोअर मिडिल क्लास लोगों का लगता ही नहीं, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो लोअर मिडिल क्लास वालों का है, लेकिन घर उनका अपर मिडिल क्लास लोगों की तरह का जो है वो दिखाया गया। उसके बाप का, उसके सॉरी चचा का घर दिखाया जाता है कि जो काफ़ी अमीर है और अपने भाई की मदद भी करता है, यानी 30,000 महाना उसको जो है वो पैसे देता है ताकि अपने घर का खर्चा वर्चा जो है वो चलाए। वो खानदान जो है वो, उसमें मेन अभी तक जिसका रोल सामने आया ज़्यादा वो है मायरा, जो कि एक अजीब जहनीत की लड़की दिखाई गई है, जिस पे उसकी माँ का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा लगता है। वो ये दिखाया गया है कि वो अपने ताया को, जो कि गरीब है, उसकी मौजूदगी को, उसके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा नापसंद करती है। जनरली उसको जो है वो गरीब लोग जो हैं वो बुरे लगते हैं। उसकी वजह ये भी दिखाई गई, एक सीन दिखाया जाता है कि उसका मामू जो वही बॉस है जिसकी वजह से लड़की हॉस्पिटल पहुंची, वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, तो वो घर बुलाकर जो है उसको ये कहती है कि तुम गरीब लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। यानी उसको लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने पर जो है गुस्सा नहीं है कि गरीब लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें अगर फ्लर्ट करना है, चक्कर चलाना है, तो अमीर लड़कियों के साथ करो। उसकी सालगिरह का फंक्शन जो है दिखाया जाता है और वहाँ पर उसके ताया आते हैं और फिर केक नहीं पहुँचा, गाड़ी ने केक लेने जाना था, ये अजीब सी मोंगी चीज़ें जो है दिखाई जाती हैं सीन क्रिएट करने के लिए। अब इनके घर में एक ही गाड़ी है क्या, और फिर ये कहा जाए कि ड्राइवर के पास रसीद है, और रसीद अगर ड्राइवर के पास है अल्लाह की बंदी, तो आजकल तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आती, सबके पास फ़ोन है, वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नहीं, रसीद की तस्वीर खींचो और उसके बाद जो है तुम उनको भेज दो, किसी को भी भेज दो उस तस्वीर के साथ केक लेने के लिए। लेकिन बोंगियाँ जो इन्होंने दिखानी होती हैं और बोंगियाँ जो इन्होंने दिखाई, उसके बाद जो है सबीन आती है और उसका मामू जो फ्लर्ट है वो सबीन पे लट्टू हो जाता है, और उसके बाद ताई चची जान जो हैं, जो कि मामू की बहन भी हैं, वो जाती हैं और सबीन का रिश्ता जो है मांगती है। और सबीन की माँ सुमन बुकमन तरीके से चुपचाप रहती हैं, बिल्कुल नहीं बोलती, और जो है वो कंगन जो है हाथ में पहना देती हैं और रिश्ता जो है वो तय हो जाता है, जिसको बाद में जाकर सबीन का अब्बा जो है वो मना कर देता है और सबीन की चची जो है वो आग बगोला हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है दिखाई गई बहुत ही इमेच्योर और स्टूपिड तरीके से चीज़ों को जो है वो दिखाया जा रहा है। ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि सबीन और उसके भाई का जो रिश्ता है वो क्या है, यानी कि अगर उस सीन को देखे, कोई कमरे में आता है, टीवी पे ये सीन चल रहा है और वो ये सोचेगा ये मियाँ बीवी हैं, बिल्कुल ना तो भाई उसको कहती है, पता नहीं चलता कौन बड़ा है कौन छोटा है, बाज़ दफ़ा लगता है कि सबीन बड़ी है और भाई छोटा है, लेकिन ना तो वो उसको आपी बाजी कहता है ना उसको वो भाई कहती है। मतलब अजीब बोंगे तरीके से जो है ये सीन उनके जो है फिल्म बंद किए गए हैं, और वो बार बार जिस तरह से बहन को छेड़ता है, तुम्हारी वहाँ पे शादी हो जाती है अमीर घराने में, तो लगता है वो छोटा भाई होगा, लेकिन छोटा भाई बड़ी बहन को कैसे छेड़ सकता है, और अगर बड़ा भाई है तो वो अपनी छोटी बहन को इस तरह से कैसे। हमारे माशरे के जो खूबसूरत तरीके थे, हमारा खूबसूरत रवायात थी, उनको ज़ाया और जलील करने की कोशिश की जा रही है ये सब ड्रामा में दिखाकर। पता नहीं ये कहाँ का कल्चर दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग यूरोप में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, जिनको ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं चांद से ये आई हैं ये खवातीन, ये जो ड्रामे लिखती हैं, पता नहीं कौन है ये। तो ये फजूल, आपको नहायत ही फजूल जो है वो चीज़ें सारी जो लगती हैं, इसने बिल्कुल मुझे इंप्रेस नहीं किया, बल्कि उल्टा जो है मुझे गुस्सा आने लग गया कि यार नए ड्रामे शुरू कर रहे हो, इतना बड़े बड़े घर दिखा रहे हो, इतने बड़े बड़े अदाकार हैं, उसमें उस्मान पीरज़ादा है, और उसके बाद और तुम लोगों का स्टैंडर्ड ये है कि इस तरह से स्टैंडर्ड जो है तुम लोगों का गिरता है। पता नहीं, मतलब फजूल जो है ये सब जो है वो सबा परवेज़ है, उनकी अदाकारी जो अभी उनका अनफोल्ड होगा पता चलेगा कि क्या मतलब है। नूर हसन है, वो है। अब इन सब की अदाकारी को आप जानते हैं ये अच्छा अदाकार हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन, प्रोडक्शन और ख़ास तौर पर स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी कमज़ोर और इतनी बेहुदा है तो ये ड्रामा आपको कैसे पसंद आ सकता है। अगर हम इसकी मैं बात करूँगा वो छठे नंबर पर, और वो कौन सा है देखते हैं। छठे नंबर पे है इश्क है, और इश्क है ने हमें मायूस नहीं किया। हाँ जी, वो ही बेहुदा डायरेक्शन, हद से ज़्यादा भोंडी अदाकारी और नहायत ही फजूल और ड्रैग किस्म का स्क्रिप्ट। हाँ जी, आखिरी दो एक साथ, यानी कि आखिरी एपिसोड की दो हिस्से जो हमें दिखाया गया, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके कि शाहज़ेब जो है वो माफ़ी मांग रहा है धड़ाधड़। यकीन कीजिए इतना बुरा ड्रामा शायद ही रिसेंटली मैंने कोई जो है वो देखा, और ज़बाइश जो है उसके बाद कोई अगर बुरा ड्रामा मैंने देखा है तो वो ये था। अब ये दिखाया जाता है कि निमरा जो है उसका शुरू में सीन दिखाया जाता है, शुमारा जो निमरा से ये कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी जो है करवा दूँ।
मेरा दिल चाहे तू लितर मारा, तेरा दिमाग चल गया, तू कौन सी ये लड़की है, कहाँ से आई है। और उसके बाद नहायत ही फुसफुसा सीन जो है वो दिखाया जाता है निम्रा के, उसने खुदकुशी कर ली और मर गई। हाँ जी, और क्या सियाने के अंदर मर गया मरदूद, न दुआ न दुरूद। हाँ जी, वो मर गई। और उसके बाद लंबे सीन दिखाए जाते हैं शोक के, यकीन कीजिए इतना बुरे सीन थे। मतलब ये उस शाहजेब जो है ज़ाहिर है वो घर से छोड़ के चला गया हुआ है, तो उसकी माँ जो है वो निम्रा के मरने के बाद शाहजेब के कमरे में बैठी रहती है। शाहजेब की जो है मैं बाद में वो बताता हूँ क्या हुआ। मतलब जितना वक्त भी दिखाया जाता है वो बंदी वहीं पे बैठी हुई है, वहीं पर शाहजेब पिसरा के पीछे जा रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, वो उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं स्ट्रेट बालों में, वो जो उसी पोजीशन में जो है वो बैठी, उसको दिखाया जाता है। और सेम यही चीज़ जाती है सुमेरा के साथ कि सुमेरा जो है वो भी उसका शौहर उसको कहता है कि हुण तेन आराम हो गया, हुण ठंड पै गई, तेन चुड़ेले डायने खबीसे घटिया बेगैरत पता नहीं क्या क्या उसे वो गालियां निकालता है और उसे कहता है अपनी बहन को मरवा दिया, घर तबाह कर दिया, तुम्हारे लालच से अब तुम खुश हो। और उसके बाद जो है वो चला जाता है। 6 महीने के बाद दिखाया जाता है कि वो सेम वही अल्फाज उसको कह रहा होता है और वो उसी पोजीशन में उन्हीं कपड़ों में बैठी होती है। यार बहुत ही बुरा था, हद से ज्यादा बुरा ये ड्रामा था। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन की बुराइयां मैंने शायद ही कहीं देखी। उसके भी इस राइटर को, जो भी इसका राइटर को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके जो है ना तब तक गोलियां मरवानी चाहिए जब तक गोलियां जो है वो खत्म ना हो जाए। इतना बुरा लिखते हो तुम लोग, शर्म करो, कौन सी दुनिया से आए हो। उसके बाद जो है दिखाया जाता है कि निम्रा साहब जो है वो मर गई और मर गया मरदूद, यानी कि हारिस जो है वो भी मर गया। सारे ही ये कैसा, मुझे समझ नहीं आई ये कैसा इश्क था जिसमें सारे ही जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिखाया जाता है मुसलसल दिखा रहे हैं कि निम्रा जो है सॉरी इसरा जो है उसको मनाने के लिए शाहजेब जो है बार बार उसके घर जा रहा है। और इसरा ने अब फैसला कर लिया, अब मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। अब हर एक ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि लड़की तलाक के बाद, अपना घर तबाह होने के बाद पढ़ने लिखने के लिए चल पड़ती है। और ये कौन सी पढ़ाई है जो खत्म ही नहीं होती। मतलब वो पहले भी पढ़ के पढ़ाई अपनी खत्म करके शादी कर रही थी, उसके इम्तिहानात थे, उससे दूसरे दिन उसकी शादी हुई थी। कौन सी पढ़ाई ये कर रही थी? या छुन्नी का की बेबी बच्ची है ये क्या? और उसके बाद यहीं पे बोंगियां खत्म नहीं होती। और उसकी 6 महीने के बाद उसकी भाभी भी ठीक होगी। हाँ जी, इस तरह की भाभी जो है वो बिल्कुल जो है वो तीर वांगू सीधी होगी। क्यों सीधी होगी कोई पता नहीं। ठीक है जी, इस तरह की भाभी उससे कहती है सुनाओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? वो कहती भाभी अच्छी जा रही है, सोच रही हूँ मैं दाखिला ले लो। उल्लू की पट्टी, अगर तूने दाखिला ही नहीं अभी तक लिया तो तेरे केड़े प्यो की पढ़ाई जी सही जा रही है यार। इतनी महंगियां तुम लोग। पिछले दिनों में जी सरकार एक नुमान इजाज का टॉक शो है उसको देख रहा था, उसमें एक नए हमाद फारूकी जो इसमें इसरा के भाई बने हुए वो आए, तो वो कह रहे थे इतना बुरा काम हो रहा है कि हम लोग सीन पे जाते हैं तो हमें डायलॉग्स जो हैं वो स्क्रिप्ट जो है दिया जाता है कि ये तुम लोग बोलना है, हमें पता ही नहीं होता हमने पहले सीन में क्या बोला था और अब क्या बोलना है। बिल्कुल यही है, हद से ज्यादा घटिया ड्रामास जो हमें बन रहे हैं। वो बंदा कह रहा था वो अदाकार कि हम लोग इतना मतलब कि परेशान होते हैं कि सिर्फ पैसे की दौड़ लगी हुई, पैसे की खातिर हर कोई प्रोडक्शन हो सकता है, उसकी अपनी मेंटालिटी है, उसका अपना स्क्रिप्ट है, उसका अपना एक माइंडसेट है, वो उसके मुताबिक ड्रामे बनाना चाहता है। और जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा प्रोपोगंडा जो है उसको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जैसे आपको मैंने पहले बताया, हर ड्रामे में थप्पड़ों की बरसात हो रही है, हर ड्रामे में रिश्तों की जो है वो भयानक सूरतें दिखाई जा रही हैं कि बहन जो है वो भाई बहन का घर तबाह करना चाहती है, भाई जो है वो भाभी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, निकाह में और शादीशुदा लड़कियों की शादियां तोड़वा कर उनसे शादियां करवाने की कोशिश कर। ये खास माइंडसेट है जो हमारे माशरे को तबाह बर्बाद करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहा है, ताकि माशरे का बेस जो होता है वो होता है फैमिली सिस्टम, और ये फैमिली सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो जाए ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और हर तरफ जो है वो फिर जंगल का राज होगा। हमारे ये जो घरेलू होते हैं रिश्ते, उनकी वजह से, उनके टूटने की वजह से। और ये सारी बेहुदा और बोंगी चीज़ें जो हैं इस ड्रामे में भरपूर किस्म से जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं। हर ड्रामे की तरह इसमें यही मौजूद था कि बंदा या बंदी उससे शादी करनी है जो आपसे शादी नहीं करना चाहता, और उसकी वजह से सबकी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर देनी। जो मैं आपको बता रहा था कि इसरा के पीछे शाहजेब बार आता है। अब इसरा जो है उसको शाहजेब के साथ दिखाया जाता है नहीं रहना, तो अल्लाह दिए बंदी है तू उनको तलाक क्यों नहीं लै लेंदी हैं, तेनू की मसला है, जा ते खुला ले, अगर तू रहना नहीं तो फिर तू क्यों इंतजार करवानी पई।
लेकिन कितना जी, वो कहते हैं खाजा खाना भी है और रखना भी है। यही चीज़ जो है वो इसरा जो है वो कर रही है। और फिर एक दिन आता है कि इसरा ये कहती है, शाहजेब कहता है अगर तुमने जो है वो तुम्हारे मेरे साथ नहीं रहना तो फिर जिंदा रहने का फ़ायदा क्या, मैं मर जाऊंगा। और गेट से बाहर जाने वाला होता है और फिर वही इसरा रुक जाती है, रुक जाओ और ये और वो, तुम खुद गर्ज मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, और फिर हैप्पी एंडिंग। हाँ जी। ये नहीं कि अगर तूने सोच लिया है अल्लाह की बंदी कि तुमने नहीं रहना, तलाक लो, अब तुम ये सब 2 किस्तें लंबी करने के चक्कर में इस बंदी ने जलील जो है वो किया खुद को भी और हमें भी करवाया। और उसके बाद जो है शाहजेब का बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्चा लेकर अपनी माँ के घर जाता है उसको माफ़ करने के लिए। ये सीन वही है कि माँ अभी तक वहीं बैठी हुई है जहाँ से 2 साल पहले बैठी हो, तेरा बेड़ा ही तर जाए, मई तेनू पता नहीं है, अकल मौत नहीं है यार। इस ड्रामे के डायरेक्टर को जो है ना उससे मैं देखना चाहूँगा, राइटर जो है उसको भी देखना चाहूँगा, और देखना चाहूँगा कि इसकी सास ने इस पर कितने जुल्म किए हैं। ये औरत किस किस्म की औरत है जिसने ये ड्रामा लिखा है, और तुम लोग को शर्म नहीं आती? यानी इतनी 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 रत्ती भर शर्म जो है तुम लोग कर लो कि क्या लिख रहे हो। यानी इतने बुरे ड्रामे तो स्टार प्लस और जी और ये जो एकता कपूर है वो भी नहीं लिखती, ना करती है, जितने तुम लोगों ने लिखने शुरू कर दिया यार। नहायत ही फजूल और बहुत ही बेहुदा ये ड्रामा था। शुक्र है खुदा का ये ख़त्म हो गया। 6ठे नंबर में मैंने इसलिए नहीं इसको रखा कि ये अच्छा था, 6ठे पे इसलिए रखा था कि शुक्र से जान छोड़ दिया और मैंने खुश होकर इसको 6ठे नंबर पर रख दिया। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है 5वें नंबर पर, और देखते हैं कि वो कौन सा है। 5वें नंबर पे है मोहब्बत दाग की सूरत। हाँ जी, नीलम मुनीर जो है, नीलम मुनीर को मैंने कभी भी बहुत अच्छी अदाकारा जो है वो नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत अच्छी अदाकारी मैंने आज तक उसकी नहीं देखी। लेकिन इतनी बुरी अदाकारी भी मैंने आज तक नीलम मुनीर की नहीं देखी जितनी बुरी अदाकारी जो है वो इस ड्रामा में जो है वो कर रही है। उसने पीछे कई सालों से ऐसे ही रोल जो है वो धड़ा जो है वो किए जा रही है। और दूसरी जो चीज़ जो है, लोग धड़ाधड़ ये कहते हैं कि नीलम मुनीर जो है बहुत खूबसूरत है। वो एक आम पठान लड़की है, क्योंकि जितने भी पंजाब के लोग हैं उनको जो है गोरा रंग और नीली आंखें या ब्राउन आंखें, ये सब जो है वो खूबसूरती की अलामतें लगती हैं, तो इसलिए नीलम मुनीर को जो है वो खूबसूरत जो है वो समझा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम पेशावर जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, बलोचों को देखते हैं या पठान लोग जो हैं उनको जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये जाते हैं, वो सब के सब जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो नीलम मुनीर जो है वो इस लिहाज से वो खूबसूरती की मद में वो नहीं आती। और जब एक अदाकारा जो है वो खूबसूरत भी ना हो और अच्छा काम भी ना कर रहा हो तो आपको उसकी जो अदाकारी है, उसका रोल देखकर इरिटेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। और मेरे साथ भी यही कुछ जो है वो हो रहा है। मोहब्बत दाग की सूरत में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कन्विंस नहीं करती। जैसे मैंने आपको कहा स्क्रिप्ट राइटिंग का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है ड्रामाज में। फिर उसके बाद अजीब और बाउंगी चीज़ें जब दिखाई जाती हैं तो आपको फिर जो है वो गुस्सा आता है। आपको ये लगता है कि यार हम लोग जो मतलब आम लोग हैं, घरेलू ऑडियंस जो है, जब देखते हैं हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो इन लोगों को जब ये करोड़ों रुपया लगा कर ड्रामा बना रहे हैं और प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे लोग होते हैं, ये नहीं कि एक डायरेक्टर है, एक राइटर है और एक कैमरामैन और ये टिकटॉक की जो वीडियो बन रही है वो बन गई, इससे तो बेहतर टिकटॉक वाले बना लेते हैं। तो इतने सारे लोग होते हैं, इनको क्यों समझ नहीं आती ये क्यों बोंगियों पे बोंगियां जो हैं वो मारे जाते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब खालिद जो कि माजिया का जो है वो मंगेतर है और उस पर फ़ोन पे बात करने पे इंसिस्ट करता है, और उसके बाद जो है वो जब बात पकड़ी जाती है तो तमाशा खड़ा होता है और वो ये कहता है, मैं माँ से कहता है मैं तो टिक्के खाने गया था, जैसे अपने लोग दामादों को खिलाते हैं, और मुझे उन्होंने धिक्के खिला के जो बाहर से निकाल दिया। तो उसका बाप जो है जिसने ये सारी चीज़ें देखी तो वो बहुत बेहतरीन फैसला करता है, कहता है ठीक है पुत्र तेरे दिनों इतनी आग लगी हुई है। माजिया का बाप ये कहता है तो ठीक है बारात लेके आ जाओ और शादी कर लो। बिल्कुल ठीक बात है। ये मंगनियों के नाम पर जो है लड़कियों और लड़कों को खुली छुट्टी दे दो, जाओ जहां पे मर्जी मुंह काला करते रहो, और बाद में जो है मंगनी महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद टूट जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो उसके बाद जो है लड़कों को तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारी लड़कियों की जिंदगी पे धब्बे लग जाते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं इसकी पहले 2 मंगनियाँ टूटी हुई, इसकी 4 टूटी हुई, क्यों टूटी हुई है, और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है लड़कियों पर लगता है। और ये चीज़ जो है सबको जो है समझनी चाहिए कि ये सारी दुनिया पर लागू होती है, ये
सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, यहाँ यूरोप में भी ऐसा है। बेचारी औरत हर जगह जो है पिसती है, मर्द जो है वो कुछ भी करता रहे, कहीं पे भी मुंह काला करता रहे, लोग उसको कुछ भी नहीं कहते, उसको स्टार्ट और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। और जब लड़की जो है वो उससे गलती जब होती है तो उसको बिच और पता नहीं क्या जो है लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ की एहतियात जो है हम अगर हमारे अपने माशरों में वालिदैन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से जो है बचा जा सकता है। और मुझे माजिया के बाप का ये फैसला बहुत अच्छा लगा कि उसने कहा ठीक है भाई, तुझे इतनी शौक चढ़ा हुआ है मेरी बेटी से मिलने का, बातें करने का, तो शादी करो और शादी के बाद जो कुछ मर्जी करो, जहां मर्जी मुंह काला करता फिरो। लेकिन खालिद कहता है मैं तो शादी नहीं करूंगा। हाँ जी। अब पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, तो एक लड़का जो है गांव में एक लड़की से जो है वो मिलने के लिए गया, तो उन लोगों ने पकड़ा और पकड़ कर उसकी शादी उस लड़की से कर दी। हाँ जी। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जिन्ने भी इश्क दियां गल्लां करते हैं ना, और इन्हों का ब्याह कर दो, फिर इन्होंने वेखो किवें इन्होंने अग लगती है। मतलब जो जितने भी किसी को भी जो है प्यार करने का जो दावा करते हैं लड़का और लड़की, किसी को अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इनका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि इनकी शादी कर दी जाए और फिर देखा जाए कि ये उन्होंने पूछा जाए हुण भा दस हुण किहड़े भा विकदी है जी। और इसके साथ जो उसका बाप बिल्कुल सही फैसला वो ये करता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है अगला सीन, जो बोंगेपन की इन्होंने हद कर दी कि ये बंदी जो है ये किताबें ढूंढ रही है यूज्ड, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है नई किताबें खरीदने के लिए। अब ये ट्यूशन पढ़ाती है, इसके बाप की पेंशन आती है, सब कुछ है, मामे के घर में रह रही है, कभी नहीं देखा कि ये पैसों में कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि सारे पैसे जो है इसके अपने पास होते हैं। ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने ये दिखाना होता है कि ये हीरो और हीरोइन जो है इन्होंने घूमना फिरना उसके जो है, और उसको किसी ने देखना भी है, तो ये सारी चीज़ें प्लान की गई। और नीलम मुनीर जाती है बाज़ार में से जो है यूज्ड किताबें ख़रीदने के लिए, क्योंकि उसके पास नई किताबों के लिए पैसे नहीं है। और गेस व्हाट होता क्या है, नीलम मुनीर बीए जो है वो कर रही है और कह रही है केमिस्ट्री की किताब तो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी। तेरे प्यो दा बीए वे जिंदे विच तू केमिस्ट्री भी पढ़ानी है क्यों बच्चों को हार्ट अटैक करवाना ही, जेडे आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं बीए करना चाहते हैं, जो उन्हें पता लगेगा केमिस्ट्री भी इत्थे हुंदी है तो फिर जो उन्होंने हार्ट अटैक ही होएगा। यार थोड़ी सी स्टडी तो कर लिया करो, लिखने से पहले कौन सा तुम्हारे अब्बा का बीए है जहां पर केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। ये जो बंदियां लिखती हैं ये ड्रामे, यकीन कीजिए अगर मैं औरतों पे तशद्दुद के खिलाफ नहीं होता तो इन सब खवातीन को जो है ना वो कलमा चौक में उल्टा लटका देता। जितने बुरे ये ड्रामा लिखती हैं, यार तुम लोग इतनी अकल करो। अगर नीलम मुनीर जो है एक अदाकारा है, ये पढ़ी लिखी बंदी होगी, आई होप सो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, तुम बीए कर रही हो और केमिस्ट्री की किताबें ढूंढ रही हो। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूं, तुमसे क्या बुलवा रहे हैं। और उसके बाद यहीं पे बात खत्म नहीं होती बोंगेपन की, बोंगापन आगे जारी और सारी रहता है। उससे 2 दिन पहले जो है आफाक ने अपने टेस्ट कराए थे फर्टिलिटी के, यानी मेल फर्टिलिटी के स्पर्म काउंट जो है उसका चेक करने के लिए उसमें कितना है, उसने अपने टेस्ट करवाए थे। और 2 दिन बाद जो है ये किताबें ढूंढ रही है क्योंकि इम्तिहान आने वाले हैं, इसको इम्तिहान देने हैं। और अगले चौथे दिन जो है नतीजा आ जाता है। हाँ जी, नतीजा आ गया, रिजल्ट आ गया आफाक का भी और ये जो है शिजरत का भी। शिजरत ने एक दिन में बीए के इम्तिहान दिए और एक दिन में ही उसका इम्तिहान आ गया। तेरे प्यो दा केड़ा सिस्टम है हैं? तकरीबन 4 महीने इम्तिहान तो लग जाते हैं, तो 4 महीने जोड़े ने रिजल्ट आने तक लगते हैं, तो साल पूरा जोड़ा लग जाता। तेरे केड़े प्यो दा सिस्टम है जिथे जोड़ा है एक दिन दे विच जोड़ा आ गया है रिजल्ट भी। और उसके बाद वही जो बोंगापन दिखाना था, शिजरत बीबी अब पास हो गई 96% मार्क्स लेकर। वो कहाँ पर वो जो है वो रिजल्ट देखा उन्होंने, अखबार में। हाँ जी। फ़ोन इसके पास है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर जगह पे आजकल लोग जो है फ़ोन पे अपना जो है वो देखते हैं रिजल्ट। लेकिन चलो ठीक है जी, अखबार में इसने रिजल्ट देखा है और ये घर आती है बड़ी खुशी खुशी और घर में आके वो देखती है और घर वालों को बताती है और आफाक साहब जो है वो फेल हो गए। और उसको जिस मर्दानापन पे जो है बड़ा फ़ख्र था, उसको पता चला कि मेरी स्पर्म काउंटिंग जो है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर जो है एक और फजूलियत दिखाई गई कि मर्दों में जो अगर स्पर्म काउंटिंग जो है कम होती है तो उसको बहुत आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। मर्दाना इनफर्टिलिटी जो है उसका इलाज जो है हर जगह होता है और बहुत आसानी से जो होता है बनिस्बत ख़वातीन की जो इनफर्टिलिटी जो होती है उसकी निस्बत। ठीक है जी। फिर उसके बाद
अब आफाक रिजल्ट लेके आया है, जिस तरह की मेंटालिटी, जिस तरह का बंदा उसको दिखाया गया, उसको छुपाना चाहिए था। ठीक है, वो कहता कि मैंने नहीं टेस्ट करवाया, या छुपाता या छुप के इलाज करवा लेता अपना, लेकिन नहीं, वो आता है रिजल्ट सबके मुंह पे मारता है, देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फेल आ गया हूँ और मैं मर्द नहीं हूँ। और उसके बाद शिजरत को और अपनी जो है वो बीवी, उसको भी ज़दोकब करता है, उनको मारता है। ये क्या था, यानी क्या दिखाने की कोशिश की गई? नहायत ही फजूल, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि शिजरत जो है उसकी वजह से उसके ये सारे मसाइल हुए हैं और उस वजह से अब जो है वो शिजरत का दुश्मन हो गया। अब ये नहीं दिखाया गया कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो उसकी बीवी इसको क्यों नहीं छोड़ के जा सकती है। भैया अगर तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते मर्द के तौर पर तो वो ठीक है, अगर उसको बच्चे की ज़रूरत है तो औरत को, तो वो तुम्हें छोड़ दे और किसी और शौहर के साथ शादी कर ले, लेकिन ये चीज़ भी नहीं दिखाई गई। ठीक है जी। उसके बाद दिखा हमारी शिजरत बीबी जो है वो पहुंच गई यूनिवर्सिटी। हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंच गई हैं और उनके जो हैं वो तल्लकात मोहब्बतों के जो हैं वो शुरू हो गए हैं सनान के साथ। और सनान जो है वो ये तारीफ़ों के पुल एक दूसरे के बांध रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये नहीं समझ आई कि इन दोनों का कपल जो है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, नीलम मुनीर अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी नज़र आती है और उसका मेकअप और विग्स तो इतनी बुरी हैं कि और बड़ी नज़र आती है, लेकिन फिर भी ये कपल जो है वो अच्छा लग ही नहीं रहा। अब ये सब कुछ होने के बावजूद सारी चीज़ें इतनी जल्दी से हो गई, यानी कि उसका रिज़ल्ट आया, इम्तिहान में रिज़ल्ट आया, वो यूनिवर्सिटी पहुँच गई, लेकिन दूसरा मामला माजिया और खालिद का वहीं पे रुका हुआ है। जैसे उन्होंने वहां पे उसे फ्रीज कर दिया हुआ है और ये हिस्सा जो है फास्ट फॉरवर्ड में लेके जा रहा है। ये ड्रामे का हाल है। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो है चौथे नंबर पर, और देखते हैं वो कौन सा है। चौथे नंबर पे है हम कहाँ के सच्चे थे। आज यही हम कहाँ के सच्चे थे। आप सोच रहे होंगे यार ये तीसरे पे चौथे पे आ गया। हाँ जी, क्योंकि ये ड्रामा जो है दिन ब दिन जो है अपनी वैल्यू जो है वो खोता जा रहा है। यकीन कीजिए, मैंने माहिरा एक खूबसूरत थी अपनी जवानी में, अब ऑब्वियसली वो अपनी 40s की तरफ जो है तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन और उसके बाद इसमें जो इसका गेटअप है उसको सादार सनम सईद वाला गेटअप बनाने की कोशिश की गई है, ज़िंदगी गुलजार में जैसा था। इनफैक्ट ड्रामे पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी कोशिश की गई है कि इसको ये ड्रामा ज़िंदगी गुलजार ही तरह लगे, क्योंकि इसी तरह डायरी लिखना, बैकग्राउंड में जो है डायलॉग्स हैं उसको सुनाई देना हीरोइन के, और उसके बाद उसको सादा बनाने की कोशिश करना, और सादा बनाने की कोशिश में इवन कि उसके बाल तक नहीं बनाए जाते, और बहुत ही जो है वो अजीब जो है वो लगती है माहिरा खान। और उसके बाद एक्टिंग जो है वो बिल्कुल वैसी ही कर रही है जैसी कि उसने हमसफ़र में की थी। हालांकि हमसफ़र में वो एक मजबूर और मजलूम लड़की थी, यहाँ पर जो है वो ऐसी लड़की जो है कि जो मजलूम तो है सो कॉल्ड, लेकिन वो मजबूर नहीं है, वो सब कुछ जानबूझकर जो है वो कर रही है। जैसे उसने अब ये फैसला किया है कि जैसे अस्वद की माँ कहती है, अस्वद अपनी माँ से कहता है ठीक है अगर महरीन जो है वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। और उसको यानी कि महरीन को तो वो पहले से जो है वो कह चुका है कि अगर मेरी अम्मा तुमसे शादी के लिए कहें तो पल ये लोग ही मेरे हाथ बने नहीं, इनकार कर दें। हाँ जी, लेकिन महरीन तो पूरी की पूरी खबीस और चुड़ैल है, क्योंकि उसने जो है वो बदला लेना है मिशाल से, तो वो अस्वद की ज़िंदगी क्या अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगा रही है। ये इंसानी फितरत एक बहुत अजीब होती है कि जब आप किसी से नफ़रत कर रहे होते हैं तो अपनी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करते। सेम ऐसे ही जब किसी से आप मोहब्बत करने का दावा कर रहे होते हैं तो अपनी ज़िंदगी और अपनी जो है वो इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते। तो ये नफ़रत जो है वो बल्कि स्ट्रॉन्गर फीलिंग है बनिस्बत ये जो मोहब्बत होती है उसकी। तो ये दोनों बंदियाँ जो हैं मिशाल और महरीन जो हैं, दोनों एम से शुरू होता है, ये दोनों जो है बिल्कुल मैड हैं, एम फॉर मैड। और ये दोनों बंदियां नफरत में हद से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गई हुई हैं। और उसके बाद वो इकरार कर देती है सॉरी शादी के लिए, और अस्वद साहब जो हैं वो हैरान कम और परेशान ज़्यादा हो जाते हैं कि हुण की होएगा। और उसके बाद बुलाया जाता है दोनों माओं को, यानी दोनों बहनें इकट्ठी होती हैं और दोनों अपने बेटी और बेटी की मंगनी जो है वो कर देती हैं। उसके बाद वो लंच करने के लिए जी बाहर चली जाती हैं। महरीन को देखती है अस्वद के साथ मिशाल, और फिर उनका फेस अप होता है और मिशाल जो है वो महरीन के मुँह पर ये चमाड़ मारती है। यहाँ पर भी थप्पड़ जो है वो दिखाया जा रहा है। लगता है कि हमारे माशरे में वायलेंस हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है या बढ़ाने की जानबूझ के कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो है वो सफ़ान के साथ दिखाए जाते हैं सीन महरीन बीवी के, और महरीन कहती है कि मेरे घर वाले जो मुझे फोर्स कर रहे हैं अपने कज़न के साथ शादी करने के लिए, तो इसलिए जो है वो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
बंदा जड़ा है ना, जब लड़के, उन लड़कों पे मुझे तरस नहीं आता, उन लोगों पे मुझे गुस्सा आता है जो लोग खुद जानबूझकर खिलौना बनते हैं दूसरों के हाथों और अपनी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करते हैं। अब सफ़ान उल्लू के पट्टे, तुम काम धंधा करते हो, शक्ल ठीक है तुम्हारी, ठीक ठाक है, पर्सनैलिटी बिल्कुल डल है, ज़ीरो है, अब मैं समझता हूँ, लेकिन शक्ल तुम्हारी ठीक है, तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिले, ऐसी लड़की में तुम्हें इंटरेस्टेड होकर जो तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं है, तुमसे वादा करके तुम्हारी अम्मा के साथ मिल मिला के हर चीज़ आगे बढ़ा के वो जो है पीछे जा रही है, और तुम जो है उसके लिए सिसक रहे हो, तड़प रहे हो, और वो तड़पता हुआ जो है वो दिखाया भी जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो डायरी लिखती है, अपनी डायरी, जिसे जो बिल्कुल भी जो है वो पोशीदा नहीं है, छुपी नहीं हुई। मेरा ख्याल है रोज़ाना जो है मेरीन को अपनी डायरी लिखकर अखबार में छपा देनी चाहिए या नेट पे कर देनी चाहिए, क्योंकि वो उसने डायरी रखी है ऐसी जगह पे जहाँ पे हर कोई जो उसको पढ़ सकता है, और ये लिखा हुआ डायरी के ऊपर लिखा आए और मुझे पढ़ें। डायरी में लिखती है कि मैं इस वजह से तुमसे शादी से इनकार नहीं कर रही सफ़ान, कि मुझे असफन से मोहब्बत है, सिर्फ इस वजह से कि मेरे बाप का माजी जो है वो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह की बंदी, वो बंदा तुझे कबूल कर रहा है, उसने, उसको कोई इससे मसला नहीं, उसे पता है, तो तुझे क्या तकलीफ़ है? एवी बोंगी किस्म की तावीलें जो है, दलीलें जो है देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है जब मिशाल को पता चलता है कि शादी की तैयारी होगी, तो मंगनी की अंगूठी जड़ी वो पा देती गई है, मिशाल जो है उसको नहर जो है वो गुस्सा चढ़ता है, और वो बंदी जो है आकर बरस पड़ती है मेरीन पे, और वो उसकी कुत्ते वाली करती है। और उसके बाद जो असफन से भी जा कहती है कि तू जड़ा है ना मैनू जलील करता रहा है, हुण अगर इस शादी नूं रुकाउण वास्ते मैनू मरना भी पिया तो मैं मर भी जाऊँगी, लेकिन मैं तेरा ब्याह नहीं होने देना जी। अब देखते हैं ये होने देगी कि नहीं। और उसके बाद दिखाया जाता है मामू और ममानी जो मेरीन की, उनकी बोंगी बातें, हद से ज़्यादा बोंगी बातें, कि हमारी बेटी को इतने सालों से लारा लगा के रखा हुआ। कौन सा लारा, कौन से साल, हमें भी तो बता दो, हमने तो कभी नहीं देखा, या कुछ भी नहीं दिखाया गया कि उसने कभी प्यार मोहब्बत के वादे किए हों। नॉर्मल दोस्ती दिखाई जा रही थी। इनफैक्ट इवन के बाद में भी वो ऐसे, वो जो छुना काका बना हुआ था जिसे कुछ से पता ही नहीं। एक एपिसोड पहले उसने कहा था, हाँ मैं मेरीन के लिए तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं करता, तुम्हारे लिए मैंने फील करना शुरू किया है। तो ये मामू मानी को कैसे पता था कि 20-25 साल से ये इसके पीछे जो है वो पागल हुई हुई है, और वो उसने लारा लगा रखा है? एमी बोंगी दिखाई देती है। हाँ, मेरीन की दोस्त जो है वो जब ये बताती है, कहती है मेरीन से कि तुमने सफ़ान के साथ अच्छा नहीं किया, तो वो बिल्कुल सही कह रही है कि तू खबीस और बोंगी लड़की, तुमने जो है वो उसकी माँ को बुलाया, उसकी शादी की बात की, फिर उसे कहा कि हमारे घर वालों से जाकर शादी की बात करो, और अब तुम जो है वो पीछे भाग रही हो। तो वो बिल्कुल सही था कि वो सही कह रही थी। और उसके बाद नहायत ही घटिया और फजूल किस्म का डायलॉग सीन जो है वो दिखाया गया कि नानी जो कहती है मेहरीन से कि तुमने इतने लड़के फंसा रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इतने लड़के जो फंसा रखे हैं उनमें से किसी एक के साथ शादी कर लो। यार ऐसी नानी नू जड़ा ना बंदा मैं की कहे है बंदा, तो वो इतनी शर्म, उसको शुरू से ये पढ़ी लिखी फैमिली दिखाई गई है, नानी को एलिगेंट दिखाया गया, नानी कोई लोअर मिडिल क्लास गरीब जो है घराने की नहीं, कि जिसको आप ढप्पा लगा दो जहालत का और ये कहो कि इसको पता ही नहीं, तो इसके ऐसे कह दिया कि वो एक अमीर पढ़ी लिखी और नहायत ही बाज़ौक़ एलिगेंट किस्म की खातून दिखाई गई, और उनकी ये बेहुदा बात ने उनका सारा एलिगेंस जो है वो गटर में गिरा दिया। हाँ जी। अब देखते हैं आगे जो है, ये शादी तो होगी ऑब्वियसली असद की और मेहरीन की, इसमें कोई शक नहीं है। मिशाल का क्या होता है, वो क्या करती है, और सफ़ान साहब जो है, मिशाल और सफ़ान मिलकर कहीं साजिशें तो नहीं करते, सेम जैसे जो है इश्क में किया गया था, क्योंकि सारी चीज़ें उधर ही जा रही हैं। हाँ जी, अगर आप गौर करें तो हर ड्रामे का पैटर्न एक ही है, और इसको लोग कह रहे हैं कि बड़ा ये क्लासी ड्रामा है, और ये है, ये एक फ्लैशी ड्रामा है। हाँ जी, फ्लैश में फेंकने वाला है। कोई ड्रामा ऐसा बता दो जिसमें ये सब कुछ ना हो रहा। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा, वो तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे क्यों आ गया है और कौन सा है वो देखते हैं। तीसरे नंबर पे है लापता। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे तीसरे नंबर पे लापता को ला के खड़ा कर दिया, तो इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसमें वो फरहाद वाली नहीद है। हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है वो। शी इज़ सो अडोरेबल, शी इज़ सो क्यूट एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल। उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसका रंग, वो असल में गोरी और ख़ूबसूरत लड़की है, जो खूबसूरत लड़कियां वाकई होती हैं। क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आती है दूसरी मुलाजमा के साथ या गौहर रशीद के साथ, तो वो नज़र आ रहा होता है कि ये यार बंदी असल में मतलब बग़ैर मेकअप के, बग़ैर किसी चीज़ के इतनी खूबसूरत लग रही है।
सिर्फ यही वजह है। हाँ जी, इसको तीसरे नंबर पे मैं जो ले आया हूँ, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा थ्रिल जो है वो दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये पूरी दो किस्तें 3 चीज़ों की कॉपियाँ थी। हाँ जी, ओथेलो आपने शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें इंडिया में ओमकारा एक मूवी भी बनी थी, वो है, और उसमें ओमकारा वाला डायलॉग जो है वो भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ जी, वो कहता है जो अपने बाप की नहीं बनी वो तुम्हारी क्या बनेगी। हाँ जी, और उसके बाद था ट्रैक जो है स्लीपिंग विद एनिमी, जूलिया रॉबर्ट्स की एक मूवी थी, उसका ट्रैक जो है इसमें घुसाया गया है। ये जो किरदार हमारे गौहर रशीद साहब का है, ये किरदार जो है वो उसमें से लिया गया। अब इसका जो डायरेक्टर और राइटर है वो एक ही बंदा है, और उसने ये किया है कि उसने बहुत सारी जो मूवीज़, और चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो और हॉलीवुड की हो, सब जो उसने इकट्ठी देखी उन सबको मिलाकर उसने जो है ड्रामा बनाने की कोशिश की है। और इन किस्तों में आपको जो वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो माजी दिखाया जाता है गौहर रशीद का, दानियाल का, वो अच्छा लगता है। लेकिन उसमें बोंगियाँ जो हैं वो उसने मुसलसल जो है वो की हुई हैं। सबसे पहले जब एक साथ शुरू होती है तो ड्रामे में सीन दिखाया जाता है यूनियन लीडर वाला, 1980 के ज़माने का वो यूनियन लीडर का सीन शम्स के साथ जो है उसकी पंगेबाजी दिखाने की कोशिश की है, जिसमें बाद में दिखाया जाएगा कि शम्स को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी, क्यों वो सीन आपको बिल्कुल भी कन्विंस जो है वो नहीं करता। हालांकि उसको फैक्ट्री में जाकर अंदर करने की कोशिश की गई, नहीं तो आम ड्रामों की तरह उसको बंद किसी कमरे में भी किया जा सकता था, लेकिन जो है वो आपको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आजकल ये ओवरडेटेड हो चुकी हुई है सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें गुजर चुकी हुई हैं। उसके बाद दिखाया जाता है फल्क जो है अभी तक दानियाल के साथ क्यों रह रही है, इसका कोई जवाब आपको नहीं देता। उससे पहले जो है वो दिखाए जाते हैं गेती और शम्स की जो है वो शादी के मंगनी की बातें दिखाई जाती हैं। पहले कहा जा रहा था कि फल्क के शम्स के बीए करने से पहले, बीए करने में 3 महीने रहते हैं और बीए करने से पहले पहले शादी कर दी जाएगी, तो मंगनी क्यों कर रहे हो तुम लोग। और उसके बाद उसकी माँ कहती है ठीक है मुझे पता है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शादी के बाद पढ़ लेगी। शम्स खुद FA किया हुआ है, तो वो जो है अब क्या पढ़ी होगी, यानी कि अगर शम्स ने FA किया हुआ है तो वो मैट्रिक पास है या फिर 8वीं पास है, क्या है वो, मतलब ये भी तो बता दो ना, क्या पढ़ लेगी दोबारा यार। कुछ लिखते वक्त सोचा करो क्या लिख ले और तुम लोग। उसके बाद जो है वो गेती का जो है वो बिल्कुल जो है इतना एंगल नहीं दिखाया गया, यही दिखाया गया कि उनकी मंगनी होगी और मंगनी के बाद गेती जो है वो उस पर जो है प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद फरियाल का सीन जो है वो फल की बहन के बोंगे दिखाए जा रहे हैं कि उसकी ननंद के साथ, सिर्फ ड्रामे को बढ़ाने के लिए, जैसे पहले उसके शौहर का जो चक्कर जो है वो दिखाया गया था, अब ये जो फरियाल के सीन जो है वो दिखाए जा रहे हैं। असल जो है कहानी जो दिखाई गई, जिसने जो है ड्रामे की इनके एक साथ को इंटरेस्टिंग जो है वो किया, वो ये था फल्क और दानियाल की फिर से तू मैं होती है, थप्पड़ 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 वाली बातें होती हैं। और उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो फल्क जो है वो ऐसे नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा होता है, तो पीछे से जो है नौकरानी आकर फ्राइंग पैन उसके दुरम मारती है। अब फ्राइंग पैन जो नौकरानी यहाँ से आई, फ्राइंग पैन यहाँ पे लगा और चोट जो दानियाल की यहाँ पे लगी हुई थी। हाँ जी और फ्राइंग पैन सर पे मारा है इतने जोर से, ना तो कोई खून निकले आते ना कोई पानी। हाँ जी, कुछ भी नहीं। और वो जो है मोहतरम जो है वो बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो नौकरानी ने मारा क्यों नहीं दिखाया गया। उसके बाद नौकरानी जो है वो फल को कहती है तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर जाओ, क्या तुम भाग जाओ। कहती नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। तो वो कहती साहब मुझे जो है वो पता चल जाएगा उनको, तो मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। भाई अभी तुमने 2 सेकंड पहले उसको फ्राइंग पैन मारा, तो उठ के सबसे पहले तुझे ही मारेगा, तेरे बेड़ा गर्क करेगा, तू क्यों टेंशन ले रही है। नहीं जी तुम जो है वो मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, क्योंकि इन्हें तुम्हारे घर का नहीं पता। वाह मैं कुर्बान जावा, नौकरानी दे घर का नहीं पता, जिन्नू सारे राज जेड़े ने वो पता ने दानियाल तो उन्हें घर का नहीं पता। यार बोंगिया ना मारो। उसके बाद दिखाया जाता है वो उसके घर चली गई, और जब दानियाल साहब फर्श पे पड़े हुए हैं तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और फ्लैशबैक में आती है वही चुलबुली खूबसूरत हसीना लड़की जो मुझे पसंद है। हाँ जी, वो दिखाया जाता है कि वो एक इसके दिखाया ये जा रहा है कि दानियाल साहब जो हैं उसके दादा की जायदाद पे ये जो नाहिद की, सॉरी उसका आलिया, यस मुझे नाम भी पसंद है, आलिया जो है उसकी जो है वो दिखाया जाता है कि उसके बाप ने कब्जा कर लिया है, और दानियाल जो है वो उसको मारना चाहते हैं। और वहाँ से जो दानियाल जो है वो घर से बाहर जो है वो निकल आता है किसी तरह से, और उसे कहा जाता है दफ़ा हो जा। और जो सबसे स्टूपिड बात दिखाई गई कि आलिया का भाई जो है आलिया को खुद जो है वो घर से भगा रहा है उसके साथ, दानियाल के साथ,
कुर्बान जावा, बलोच ट्राइब जो है वो दिखाया गया है। बलोच भाई जो है अपनी बहन को खुद घर से भगवा रहा है। और यार कित्थों दे हो बंदे, तुसी कौन लोग हो, कित्थों दे बंदे हो तुसी कि बलोच काम कर देने। और यार सलाम है ताड़ी जहालत नू। ठीक है जी, उसको जो है वो फिर यहाँ पर ले आया जाता है। और दनियाल का अब ये है कि किसी तरह से सबको ठिकाने लगाकर उसने जो है वो ज़मीनों पर और जायदाद पे कब्जा करना है। और लेकिन वो ये कहता है कि तुमने अपने बाप और भाई से किसी से रब्ता नहीं रखना। भाई तुम लोग भागे हो, वो क्यों रब्ता रखेगी, और अमेरिका हमने चले जाना है। ठीक है जी। उसके बाद उसका भाई जिसने खुद उसको भगाया था वो बताता है कि अब्बा का इंतकाल हो गया। हाँ जी, बाबा का इंतकाल हो गया। वो रोती है बाथरूम के अंदर। और जब वो बाहर आती है तो दनियाल उसे कह रहा था तो अंदर क्या कर रही थी, उसको उसके शक कर रहा है। और यार तेरा अब्बा मर गया तो उन्हें दस दे, बल्कि वो तो खुश होगा कि एक दुश्मन जड़ा कट हो गया, जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो खत्म हो गया। अब भाई जो है उसने तो खुद भगाया हुआ, तो उसको बता दे, क्यों नहीं बता रहे, नहीं जी। और उसके बाद दिखाया जाता है कि मुलाजमा को वो पैसे देकर रोजाना जो है घर से भेज देती है, कहती तुम जल्दी जाओ। और उसको कोई मिलने के लिए सो कल दिखाया जाता है कि आता है कि जो असल में उसका भाई ही है, बाद में दिखाया जाता है। अब ये कैसी मुलाजमा है जो पैसे लेने से मना कर रही है, छुट्टी करने से मना कर रही है, और जाकर जानबूझकर मालिक को बताती है जाके कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई आता है, जबकि वो पूछने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ जी। और उसके बाद जो है वो मोहतरम आते हैं, देखते हैं कि एक दिन एक और आदमी आया हुआ, वो उसको नहीं पहचानता, भाई को तो ज़ाहिर पहचानता होगा, वो बाद में पता चलता वो वकील था। आता है, गन लोड करता है और दरवाज़ा खोल के धड़क पूछे बिने बगैर जो है वो गोली मार देता है आलिया को। आलिया मर जाती है और सामने उसके भाई को देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद एक और बोंगा सीन जो है वो दिखाया जाता है। उसका भाई कहता है मैं पुलिस को फ़ोन करने लगा। फ़ोन मिलाकर 10 मिनट तक वो ऐसे रखता है, बोलता नहीं, यानी उधर से भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अगर किसी ने फ़ोन उठा लिया हुआ है, क्योंकि फ़ोन मिला हुआ है, तो गोली जब चलाकर उसके भाई को भी वो मार देता था कि पुलिस को ना बता दे। तो क्यों नहीं कोई आया, किसी ने क्यों नहीं देखा कि ये फ़ोन इस वक्त यहाँ से किया गया और ये जो फ़ोन में गोली चली है किसी को मारा गया है। और फ़ौरन हर चीज़ ट्रैक हो जाती है। 1970 नहीं है, 2021 है। कौन से ज़माने में रहते हो तुम लोग। ठीक है जी। फिर जो है वो ये सारा उसने फ्लैशबैक देखा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि फल्क जो है वो मुलाजमा के घर में बैठी है और वो कह रही है कि मैं जो वकील है, जो दनियाल के दोस्त की बीवी है, उसके पास जाऊंगी, उससे मिलूंगी। तू अपने घर क्यों नहीं जाती बीबी, तेनू की मसला है, ताकि कहानी जो आगे बढ़े, दनियाल आकर मेरा जो है वो बुरा हाशर करे। तो थ्रिलिंग पॉइंट जो दिखाए गए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो स्लीपिंग विद एनिमी, उथालो, ये सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी करके जो है वो बनाने की कोशिश की। गौहर रशीद की कुछ अदाकारी आपको अच्छी लगती है, टू बी नॉट टू बी, हाँ जी, वो थैलो का नहीं है, वो हेमलेट का है। यानी कि ये बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो राइटर डायरेक्टर, उसने लगता है कि शेक्सपियर को पढ़ा हुआ है और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे विशाल भारद्वाज है, वो उसने हमेशा अपनी मूवी, जैसे जो ओमकारा का डायरेक्टर है, और उसके बाद उसने जो है वो की थी शाहिद कपूर के साथ एक और जो हेमलेट जो उसने जिस पे बेस किया था, जिसकी कहानी थी। और ये वो बंदा भी करता है, लेकिन वो क्रेडिट देता है कि ये कहानी जो है इसकी अडॉप्ट जो है वो किया गया। तो लेकिन यहाँ पर हमारे जो है इन्होंने चोरी शिकारी की इधर उधर करके ये चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। जैसे स्लीपिंग विद एनिमी जो है उसका जो है वो सीक्वेंस लिया गया, उसी का किरदार सेम जो है वो किरदार ये जो दनियाल का है वहाँ से जो है वो कंसीव किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि जो मेरी फेवरेट अदाकार आई थी 2 किस्त करके, वो बेचारी फौत हो गई। तो अभी फिर से वही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो दूसरे नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है परिजात। हाँ जी, पिछले हफ्ते पहले नंबर पे था और उसकी वजह आपको पता है। दूसरे नंबर पे परिजात को अभी रखने की वजह यह है कि इस किस्त में ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि परिजात साहब जो है वो कराची आ गए। हाँ जी, परिजात इन कराची। कैसे कराची है कि दिखाया जाता है कि परिजात जो है वो वेल्डिंग कर रहा है और 10 से 15 हज़ार जो है वो कमाए जा रहे हैं। लेकिन परिजात साहब जो है वो वेल्डिंग करते हुए 10 से 15 लाख महीने में कमाना चाहते हैं। उसका उस्ताद ये कहता है कि तुम्हें मैं कराची भेज दूंगा और कराची से जो है वो किसी तरह तुम दुबई चले जाओगे तो तेरियां मौजा हो जाएंगियां, तो तू इथों दफ़ा हो जा। हाँ जी, उधर जो है वो ये दिखाया जाता है कि सईदा जो है कि भाभियों को पता चलता है कि सईदा का घर के मसले हल हो गए हैं, तो उनके और जो है वो मिर्चें लग जाती हैं, पता नहीं क्यों।
लेकिन ये चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है कि भाभियाँ सईदा के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। यार हर ड्रामे में औरतों को, चाहे वो भाभी हो, माँ हो, बीवी हो, बहन हो, बुरा ही दिखाया जाता है और औरतें हमारी कुछ भी नहीं करती इन ड्रामों के ख़िलाफ़। अगर मैं औरत होता, यकीन कीजिए, तो चाहे मैं अकेला जाता, सड़कों पे जाता और इन ड्रामों के ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेजाज करता, प्रोटेस्ट करता कि ये औरत को बदनाम कर रहे हैं। फिर ठीक है जी। और उसके बाद नाहिद को जब पता चलता है कि परिजा दुबई चला गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भाई, दुबई जाने से क्या आजकल क्या होता है, ये 1980 नहीं है, ये 2021 है। दुबई में भी कि तुम लोग कोई करोड़ों नहीं कमाते हो, बल्कि लाखों बेमुश्किल कमाते हो, इससे ज़्यादा लोगों का खर्चा हो जाता होगा। ठीक है जी। उसके बाद परिजात साहब जो है कराची आ जाते हैं और सबसे क्यूट जो चीज़ परिजात की है वो है उसकी चाल। यार आई जस्ट लव अहमद अली, क्योंकि वो बहुत ही शानदार तरीके से अदाकारी जो है वो कर रहा है और बहुत जो है वो आपको जब वो चलता है तो आपको हंसी भी आती है और उसकी क्यूटनेस पे जो है आपको जो है वो अडोर भी आप उसको करते हो। उसके बाद जब वो पहुंचता है तो यहाँ पे भी लड़की, जहाँ पे भी परिजात जाता है कोई ना कोई लड़की उसे टक्करती है। अपने जानू नाम के एक दोस्त के पास जो है वो जाता है और वहाँ पर जो है वो उसे लड़की टक्करती है कि जो कि उसके जानू की महबूबा है। और वो वहाँ पर जानू अपनी मोहब्बत का फ़लसफ़ा बयान करता है और कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम दर्जा वो है किसी का माशूक होना। हाँ जी, मुसीबत यही है कि लोगों ने ये बयान कर दिया है, दिखा दिया, बता दिया है कि बंदे के अंदर का जो खुदा होता है वो चाहता है कि लोग मुझे सजदे करें 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 करें, करते ही जाएं, मेरी खातर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मेरी खातर जो है वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ दें, तब जाकर लोगों को चैन आता है। लोग समझते हैं कि प्यार का मतलब यह है कि दूसरा बंदा अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी मेहनतें, अपने सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें गटर में फेंक दे और सारी ज़िंदगी आपको सजदे करते रहे, तो फिर जो आप मानोगे कि प्यार है। लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद आप उसका सिला भी दोगे, कोई नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सिला दूं ना दूं। पहले तुम जो हो अपना सब कुछ तबाह बर्बाद करके मेरे पास आ जाओ और फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हें सिला मिलेगा ना मिलेगा। लानत है ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्यार दे। हाँ जी, मैं ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्यार दे उन जी खिलाफ हाँ जिंदे विच जिहड़ा बंदा जिंदगी जिहड़ी अपनी तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। और उसके बाद क्योंकि ये होता है दूसरे को बर्बाद करने का तरीका, दूसरे के अंदर का शैतान, खुदा नहीं शैतान जगाने का तरीका कि देखो मैं तुम्हारी खातर ये सब कुछ कर रहा हूँ। और फिर अंदर बंदे की हवस जो होती है वो बढ़ती जाती है कि इसने मेरे साथ ये किया तो मेरा नेक्स्ट महबूब जो है वो मेरे लिए वो करेगा, उससे अगला वो करेगा। यूरोप में हमेशा, पाकिस्तान में तो वो इतने सिलसिले नहीं है, हो सकता है अब हों, यूरोप में हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कि जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी या मेरा पहला बॉयफ्रेंड था वो तो मुझे ये ला कर देता था, वो मेरी खातर ये करता था, वो मेरी खातर वो करता था, वो मुझे न्यूयॉर्क ले गया, वो मुझे पेरिस ले गया, वो मुझे स्विट्ज़रलैंड ले गया मेरे बर्थडे पे या वैलेंटाइन डे पे, तुम वो नहीं कर रहे हो। तो हमेशा लोग मिसालें बना देते हैं कि ये मोहब्बत में इसने ये किया, मैं इससे बढ़ के करूँगा, मैं उससे बढ़ के करूँगा। और ये जो माशूक होते हैं ना जिनसे मोहब्बत की जाती है, इनकी लालच बढ़ती ही जाती है। ये वो सांप बन जाते हैं कि जो खून चूसना चाहते हैं आपका, जितना खून चुसवाओगे उतना ज़्यादा इनका खून चूसने की जो लालच जो है बढ़ती रहेगी। तो इसलिए भाई हमारे तो ये जो डिक्शनरी है हमारी किताब में तो ऐसी मोहब्बत की दूर दूर तक कोई लिखावट नहीं है कि जिसमें मोहब्बत साबित करने के लिए कुर्बानियाँ दी जाए। हाँ जी, वापस आते हैं हमारे परिजात की तरफ। तो परिजात साहब को जो है वो बहरोज़ करीम नाम के एक सेठ जो कि नुमान एजाज हैं, अच्छे अदाकार हैं, खुदा का शुक्र है उनकी एंट्री हुई और वो जो है वो आते हैं और उनकी जो है वो जॉब मिल जाती है। अब जहाँ पर जॉब मिली है परिजात को वो एक चौकीदार टाइप जॉब है, ठीक है। और जहाँ पर जॉब मिली है वो पता नहीं चलता वो वर्कशॉप है, एक स्टोर है, क्या है, उसे फैक्ट्री जो है उसका नाम दिया गया है। और एक दिन रात को परिजात जो है वो ये देखता है कि उसे कुछ आवाज़ें आती हुई, नीचे जाकर देखता है कि गोदाम में से सामान जो है वो लोड करवाया जा रहा है और बिल्कुल नहीं, वो कहता है कि इसकी इंदराज कहीं पे भी नहीं है, तो आज तो लोडिंग थी नहीं। तो वो कहता है भाई तू इतने की कर रहे हैं कि वो कहता है मेरी आज जॉब, मेरी शिफ्ट नहीं थी, किसी और की थी, लेकिन मुझे यहाँ रुकना पड़ा। यानी कि जो बंदा पहले था जिसकी शिफ्ट होनी थी वो इस मैनेजर के साथ मिला हुआ था जो कि माल चोरी करके लेके जा रहा है। तो परिजात जो है उसको पकड़ लेता है रंगे हाथों और से कहता है मैं आपको नहीं लेके जाने दूंगा। वो कहता है वो तू मामा लगना है, मैं तुझे जो है वो छुट्टी से, नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा, तो बेहतर ये है कि चुप रहे। और वो सामान जो है वो ले जाता है। अब देखा आगे देखते हैं परिजात जो है वो ज़ाहिर है जाकर मालिक को बताएगा और फिर परिजात हीरो बन जाएगा। हाँ जी, ये किस जो है इसमें यही कुछ दिखाया गया।
अगला ड्रामा जो कि नंबर 1 पे है, और गेस करें वो कौन सा है। किसने गेस कर लिया? पहले नंबर पे है खुदा और मोहब्बत। हाँ जी, किसने गेस किया? और ये जो है पहले नंबर पे रखने की वजह ये नहीं है कि ड्रामा किसी को अच्छी सीमत में जा रहा है या अच्छी चीज़ें जो दिखा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो पहले नंबर पे मैंने इसको रखा है, उसकी वजह जो है वो फ़िरोज़ खान की अदाकारी है। सिर्फ और सिर्फ फ़िरोज़ खान की अदाकारी। हालांकि इकरा अज़ीज़ जो है वो धड़ाम से गिर पड़ी है। हाँ जी, उसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो हो गया अदाकारी का। मैं जिस चीज़ को वो अदाकारी कह रही है, मैं उसको बिल्कुल अदाकारी नहीं मानता। इकरा अज़ीज़ ने अच्छी अदाकारी की है माजी में, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ख़ास और अहम चीज़ था। जब दरबार में जो है आमने सामने आते हैं माही यानी इकरा अज़ीज़ और फरहाद यानी कि फ़िरोज़ खान, तो इकरा की नहायत ही इमोशनलेस अदाकारी थी। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि इकरा अज़ीज़ की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन, उसकी आवाज़, किसी चीज़ में कोई भी दम नहीं है। हद से ज़्यादा आमियाना और शैलो और सुपरफिशियल और बचगाना किस्म की अदाकारी उसने की। मैं बहुत मायूस हुआ इस सीन से। इस सीन में अगर आपको नज़र आई, वो सिर्फ और सिर्फ फ़िरोज़ खान की वजह से नज़र आई, और आप फ़िरोज़ खान की इस चीज़ को अडोर करते हो। और ख़ास तौर पे जब वो पंजाबी की ये जो शायरी, असी नाजुक दिल दे बंदे हैं सानू इंजना तरसाया कर, वो ऐसे था। वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो कुर्तलैन ने जो वो सॉन्ग जो है ये गाया भी हुआ है, और बहुत प्यारे तरीके से जो है वो इसको रिसाइट करता है, इसको कहता है, तो आपको वो अच्छा लगता है। अब वो हुआ क्या? और दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ड्रामे वालों ने दरबार को, मज़ार को आशिकी का अड्डा बना रखा है। हाँ जी, ये मुझे बहुत बुरा लगा, हद से ज़्यादा बुरा लगा कि आपने एक ऐसी जगह जो कि लोगों के लिए इबरत का मकाम होती है, कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम भी कल-कला को मर जाओगे। जो चीज़ इंसान के लिए रह जाती है हमेशा के लिए, वो उसका किरदार और उसका अच्छा अमल होता है। इन बुज़ुर्गों के अच्छे अमल की वजह से ही लोग उनके मज़ार पे आते हैं और दुआ करते हैं। तो तुम लोग क्या गंद कर रहे हो हैं? मज़ार पे, दरबार पे तुम लोगों ने आशिकी का अड्डा बनाया, जहां पे एक तवायफ आ रही है, जहां पर एक जो है वो टॉक्सिक जहनीत रखने वाला आशिक जो है वो बिल्कुल, यानी कि ये टॉक्सिक लव जो होता है वो लव होता है जो खुद भी तबाह होता है और दूसरों को भी तबाह करता है, वो है। और एक ऐसी बेगैरत और घटिया लड़की जो है वो आ रही है माही को। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि वो, जिसको ये नहीं पता कि मेरे ख़ानदान की इज्जत जो है वो जिस माशरे में मैं रहती हूँ मेरे साथ मंसूब की गई, और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? सिर्फ क्योंकि मेरी भाभी ने कहा कि तुझे प्यार है। खुदा ऐसी भाभी, ऐसी बीवी किसी दुश्मन को भी ना दे जैसी जो है वो माही की भाभी है। वो एक नहायत ही घटिया और फजूल किस्म की औरत है जो माही के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई। हाँ जी, और फिर ये दिखाया जाता है कि रोमाना बीबी जो है वो भी जो है वो आती है, वो पहले जो है वहाँ पर रो रही है, कहती है दरबार में जाऊँ तो मुझे सुकून मिलता है, और चंदा से कहती है कि तेनू जड़ा है वो फरहाद नाल प्यार तो नहीं हो गया। यानी पता है कि तवायफा जड़ियाँ ने दिने किसी और दियाँ ते राती किसी और दियाँ होंदियां ने, तो वो बिल्कुल उसने सही की। जो उनकी असल मेंटालिटी है वो बिल्कुल उसके मुताबिक। उसने कहा तुझे फरहाद से तो नहीं, उस मुजावर से तो नहीं इश्क हो गया तुझे? नहीं, मुझे उसके पास जाकर सुकून मिलता है। और अब ये सारा सीन करना था तो सबको वहाँ पर इकट्ठा करना था। हाँ जी, माही जो है वो बहाना कहती भाभी से मुझे एक दफ़ा उससे जाकर मिलना, एक दफ़ा मुझे मिला दो, क्योंकि मैं जाकर उससे कहती हूँ कि तुम वापस चले जाओ। अरे भाई, जब तुझे जिस चीज़ से मतलब नहीं होता, सियाने कहते हैं जेड़े पिंड जाना नहीं होता, राह पूछने की लोड़ नहीं, जब तुझे मतलब नहीं है इस चीज़ से कि वो भाड़ में जाए, तू क्यों जाना चाहती है? हाँ, माही वहाँ पे जाती है, साथ में फ़कीरा भी जो है वो भी जाती है ताकि वो फरहाद को पहचान ले। भाभी जो है वो बगैरत भाभी वो भी साथ जाती है। वो कहती है ऐसी सलाम करके आनी है तो तू मौजा कर, बगैरती का खेड़ जाके। हाँ जी, और ये जो है बीबी माही जो है वो दीवार के साथ ऐसे टेक लगा के चीख चीख के बोलती है कि सारी दुनिया के लोग जो वो सुन सकते हैं कि तुम चले जाओ और ये है वो है। और फिर जो है अब फरहाद जो है वो कुर्बानी का पुतला बन चुके हैं। हाँ जी, कुर्बानी का देवता कहता है कि ठीक है मैं समझ लूँगा, तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी किस्मत में नहीं हो, तुम चली जाओ और यही बेहतर है हमारे लिए। और फिर माही कहती है हम इस जहान में तो नहीं मिल सके, हम अगले जहान में मिलेंगे। जाहल लोगों, खुदा ने जन्नत में हर किस्म की ख्वाहिश आपके दिमाग से, दिल से निकाल दी होगी।
हाँ जी। और जो तुम गंद यहाँ पे कर रहे हो, उस गंद के बाद तुम लोग को जो है वो जहन्नुम में खुदा डालेगा, जहन्नुम में तुम लोग इकट्ठे मिलोगे, जन्नत में नहीं मिल सकते। हाँ जी। उसके बाद पहले जो रोना रो के गई थी रुमाना, उसको कहा, उसको कहता फरहाद तू हुण जा सलाम करके आ, उदों आवी जो माही आ जाएगी सानू तो रंगे हत्थें फड़ी। हाँ जी। उनको रंगे हाथों आके पकड़ दी कहती जलील औरतें, कुत्ती कमीनी है, तू जड़ा है मैनू रास्ते तो हटा के तो सिकंदर ने शादी करना चाहनी से है बगैर थे। तो वो जो है उससे पहले जो है वो माही से कह चुका था फरहाद कि तू जो है ना सिकंदर ही तुम्हारी मंजिल है, तुम जाओ। और सिकंदर यानी कि फरहाद भी बड़ा तेज है कि माही की रुमाना की शादी जो है वो सिकंदर से हो जाए और माही बच जाए और वो मुझे मिल जाए। यानी सारे ही साजिशी जो है वो इकट्ठे हुए हैं, सामने सबके अच्छे अच्छे मार रहे हैं लेकिन अंदर से इनका यही मकसद है। और फिर जो है वो रुमाना माही कहती नहीं मैं मजबूर, और ये उसके वो बड़े बड़े लेंस बेवकूफ़ों वाले और बड़े बड़े आंसू जो हैं उसके निकल रहे हैं। और उसके बाद जो है वो ये सारी बातें जो है सुन ली हैं हमारे उस जासूस ने, जिसने फुल नज़र रखी हुई थी फरहाद पे। और वो जो है वो जाकर बताता है नूरे को, और नूरा जाके बताता है माही के भाई को, और माही का भाई तुमने हमारे गैरत की बात ये निकाली मैं इसको गोली मार, यानी कि जिसको तुमने खुद मुकर्रर किया हुआ उसको गोली मारने की बातें कर रहे भाई, उसको खबर लेके आया है, जो सच है वो बता रहा है। और उसके बाद जो है वो भाभी की तो खूब धुलाई करता है। हाँ जी, अपनी बीवी की धुलाई करता है। ये वाहद वो सीन था जिसमें मुझे बुरा नहीं लगा कि कोई मर्द किसी औरत पे हाथ उड़ा रहा था, बल्कि उसकी जो है और पिटाई होनी चाहिए थी, बल्कि सास भी मारती, ससुर भी मारता, सब मारते, किचन में ले जाकर जो है इसका चूल्हा फाड़ देता। अल्लाह माफ़ करे, सॉरी मैं बहुत बुरा हूँ, ये अल्लाह माफ़ करे कभी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था ऐसी भाभी पे कि ये जो है ना वो इतनी फजूल औरत है। ठीक है जी। उसके बाद उसकी पिटाई विटाई करने के बाद वो जाता है और माही से जाकर पूछता है, माही का अब्बा, उसकी माँ और ये सब है, और माही को हाथ नहीं लगाने देते। हाँ जी, अपनी बीवी को जो किसी और की बेटी को खूब धुलाई करके आया है, अपनी बहन को जब हाथ भी नहीं लगाता और कहता है कि तुझे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा जिसकी खातर तुमने सब कुछ किया। हाँ जी, रांझे का अब होगा बेड़ा गर्क। जैसे मैंने कहा था ये हीर रांझा और ये जो थी एक प्रेम रोग, ये सारी मूवियों को मिक्स किया हुआ। हमारे आजकल के राइटर का यही सबसे बड़ा मसला है कि इन्होंने जो मूवीज़, इन्होंने ड्रामे, ये चीज़ें जो देखी हैं उन सबको मिक्स करके जो है वो ड्रामे बनाते हैं और नहायत ही बेड़ा गर्क कर देते हैं हर एक चीज़ का। आगे देखते हैं अब ड्रामा ये जो चल पड़ा है, ख़त्म होने की तरफ चल पड़ा है, शुक्र है खुदा का ख़त्म होगा। इतना लंबा अगर इस ड्रामे को माही की वो सोग वाला और इतना ड्रैग ना किया जाता तो ये शायद इतना फजूल ड्रामा ये ना होता, शायद बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता था। अभी भी इस ड्रामे को बहुत सारा व्यूज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, सरहद पार से भी बहुत सारे लोग इसको देखते हैं और पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैं अपना रिव्यू का सिलसिला जो है वो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो रिव्यू है और ये जो लिस्ट है, जो टॉप 7 ड्रामास ऑफ द वीक की लिस्ट है, वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं है और अगर आप सोचते हो कि कौन सा ड्रामा ऊपर नीचे होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लोगे और जैसे मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँगा आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।